हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट और LES। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ में थर्ड टॉपिक है विच इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 1। आज से हम जो NCERT क्लास 12th का पार्ट 2 बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम पूरी ख़त्म करेंगे। उसके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनको प्रॉपरली देखेंगे। उसके बाद हम क्लास 11 का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उस पर काम करेंगे, राइट। सो फर्स्ट सेक्शन इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 1। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एक साथ, किस चीज़ के लिए? गुड्स या सर्विसेज। यस, सर्विसेज का भी जो प्रोडक्शन होता है उसे भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ही हम काउंट करते हैं। जितने भी छोटे से और बड़े से एंटरप्राइजेज जो भी होंगे उसको बोलेंगे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। इसको फ्लो क्यों बोलते हैं? फ्लो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। अभी हम आगे जाकर फ्लो का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ वेरिएबल का, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। प्लस ये साथ साथ चलता रहता है और ये मदद करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इन प्रोड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ, इन जनरेटिंग इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ कंट्री। ये कंसेप्ट जो है वैसे एडम स्मिथ ने दिया था, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जिन्होंने अपनी बुक में इन्होंने बात करी है इसके बारे में कि फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी नेचुरल कंट्री में, किसी भी कंट्री में जब नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है किसी न किसी तरह का, उसको बोलेंगे फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन। लेट अस टेक एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है फार्मर प्रोड्यूसिंग क्रॉप कॉटन। तो इसमें अब समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन सा नेचुरल, कौन सा प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल कॉटन का तो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्स लैंड के थ्रू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में काउंट करेगा। सिमिलरली जब ये कॉटन को फाइबर में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर से एक नेचुरल रिसोर्स कॉटन का यूज़ होके यार्न में प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए ये भी एक प्रोडक्शन सोर्स कहलाएगा। तो जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे फिर वो पिन्स हो, चाहे बटन हो, चाहे एयरप्लेन हो, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, छोटे से लेकर एक बड़ी चीज़, वो सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी? XYZ ABC जितनी भी हैं सब की सब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में काउंट करेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं, ये है सिंपल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज़ कि इस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब किस टर्म्स में हम मेजर करते हैं? तो ऑब्वियसली उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं हम, ना ही केजी में देखते हैं, ना ही लीटर्स में देखते हैं, ना ही हम उसको किसी और यूनिट वैल्यू में देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि वो कितने रुपए में या फिर कितने डॉलर में प्रोड्यूस हुआ है। इसे को ही हम, इसी प्रोडक्शन में को, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को हम मॉनेटरी वैल्यू में नापते हैं या मेजर करते हैं। यही पूरा कंसेप्ट है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हमें काम कब आएगी? अभी हम जब आगे देखेंगे तो ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन गुड्स में काम आएगी। और दूसरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में समझ आता है, इस कंसेप्ट का यूज़ होता है वहाँ पर। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी कि हमें वहाँ उसके बारे में पता हो कि ये फ्लो में इन्वॉल्व क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंसेप्ट पे आते हैं जो कि टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। अब ये रिलेटेड कैसे है पहले तो ये देख लें। हमने देखा कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? प्रोड्यूस किसी ना किसी तरह के गुड्स हो रहे हैं और सर्विसेज हो रही हैं। तो ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में, ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मेनली एक तो फाइनल गुड्स होते हैं और दूसरा आगे चल के हम देखेंगे कि ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले हम फाइनल गुड्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे फाइनल गुड्स का। तो फाइनल गुड्स एक तो कैपिटल गुड्स होंगे, दूसरे कंज्यूमर गुड्स होंगे। कंज्यूमर गुड्स फिर से हम देखेंगे कि पेरिशेबल गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स होंगे, ड्यूरेबल गुड्स होंगे या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे, या इनको पेरिशेबल गुड्स भी
कहा जाएगा। अब हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है फाइनल। फाइनल किस सेंस में, लेकिन मतलब कॉटन भी तो एक तरह से फाइनल गुड ही है ना। वीट भी एक तरह से फाइनल गुड है, यार्न भी अपने आप में फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड किस सेंस में हम देख रहे हैं। तो जब हम इकोनॉमी में फाइनल गुड की बात करेंगे तो हम ऐसे फाइनल गुड्स की बात करेंगे, वो गुड्स की बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर हो चुके हों। मतलब कि अब इन गुड्स का फाइनल कंजम्पशन होना है, इनको इकोनॉमी में और भी फर्दर यूज़ किसी भी फॉर्म में नहीं होना है। ठीक है, ऐसे गुड्स को क्या हम बोलेंगे, ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स बोलेंगे, राइट। देखिए, those goods that are ready to be sold to the consumers for final use of consumption, it is final as it moves out of the economic flow and does not undergo any transformation at the hands of producer। ठीक है, प्रोड्यूसर अब इसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। इसमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फाइनल गुड का। तो हम अपने घर में चाय बनाते हैं, राइट, एवरीबडी वुड बी एबल टू मेक टी। तो चाय में क्या होता है, हम चीनी लेकर आते हैं, है ना, फिर हम शुगर लेकर आते हैं, हम मिल्क भी लेकर आते हैं, ठीक है, और भी हम कुछ जिंजर भी ले आते हैं, अदरक लेकर आते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, शुगर, चाय की पत्ती मतलब टी, जिंजर, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम जब इनको ले आते हैं अपने घर पे, होम, और फिर जब हम इसको बनाते हैं चाय को, इस टी को, तो ये क्या है, ये जितने भी गुड्स हैं, मिल्क, टी एंड शुगर, क्योंकि अब इनका कुछ भी घर में अपने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे गुड्स जो हैं, मिल्क, शुगर, टी एंड जिंजर, ये सब फाइनल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे अपने घर पे बना रहे हैं तो प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जो है इनको मॉडिफाई भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, तो फिर ये फाइनल गुड्स कैसे हुए। नहीं, ये इस सेंस में नहीं है फाइनल गुड्स कि हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ में लिखा नहीं होता है कि ये फाइनल गुड है कि नहीं है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एंड अगेन चाय के टर्म्स में ही। तो हमने अभी क्या एग्जाम्पल लिया था, घर का एग्जाम्पल लिया कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स लेकर आए और हमने अपने घर में चाय बनाई, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जिंजर, शुगर, मिल्क एंड टी, ये सब के सब फाइनल गुड्स थे। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, एक चाय वाले का। टपरी पे जो चाय बनती है, ठीक है, वो भी यही सामान लेकर आता है, मिल्क भी लेता है, वाटर भी लेता है, जिंजर भी लेता है और टी भी लेता है। ठीक है, वो भी यही सब चाय बनाता है। मतलब कि उसने भी हमारे ही तरह, घर की तरह, उसने भी ट्रांसफॉर्म किया है इस सारे प्रोडक्ट्स को। लेकिन इसके लिए ये जितने गुड्स हैं, ये फाइनल गुड्स नहीं हैं, दीज आर नॉट फाइनल गुड्स। इसके लिए फाइनल गुड क्या है, इसके लिए फाइनल गुड है ये जो टी बनी है, क्योंकि ये टी इसने बना के सेल कर दी, और इसने सेल करके कंज्यूमर को कंजम्पशन नीड उसका पूरा कर दिया। तो इस सेंस में यहाँ पर ये जो फुल चाय जो बनी है, ये फाइनल गुड है, ना कि ये, क्योंकि ये सब की सब अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। चाय वाला इन सबको ट्रांसफॉर्म करके और उसके बाद में सेल करता है उस टी को, और उससे उसको मॉनेटरी गेन होता है। लेकिन ऐसा कोई भी मॉनेटरी गेन जब हम घर पे चाय बनाते हैं तो नहीं होता है। इसीलिए जो भी सामान हम लेकर आए उसको हमने अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के वो उसी टाइम बाहर हो गया था जब हमने अपने घर के लिए ख़रीद लिया था। तो इसीलिए ये जो एक्टिविटी है वहाँ पर वो फाइनल गुड्स हैं, ये फाइनल गुड्स नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि फाइनल गुड्स पे लिखा नहीं होता है कि वो फाइनल गुड्स है या नहीं, बट फाइनल गुड हर वो गुड होता है, हर वो प्रोडक्ट होता है, हर वो कमोडिटी होती है जो कि अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए बनी हुई होती है। मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर आ जानी चाहिए, तब उसे फाइनल गुड बोलते हैं, उस गुड को फाइनल गुड बोलेंगे, राइट। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा।
ठीक है। चाय का एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखिएगा कि घर पे जो चाय बनती है उसमें और जो चाय वाला चाय बनाता है उसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसके दो सब चीज़ें हैं। एक तो होता है फाइनल गुड में कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स ऐसे होते हैं जैसे फूड, क्लोथिंग, सर्विसेज, रिक्रिएशन वगैरह, ये सब जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए होते हैं इनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। अब आपको लगेगा कि अभी तो हमने बात करी कि हर फाइनल गुड कंजम्पशन गुड के लिए ही होता है, तो फिर ये वाली सब टॉपिक क्यों है? अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या इसमें एक और माइन्यूट डिटेलिंग है। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से हो गए? हमने देखा फूड, क्लोथिंग, जिनको हमने बस ख़रीदा और यूज़ किया, ख़रीदा यूज़ किया, ख़रीदा यूज़ किया, वो कंज्यूम किया हमने, इसलिए उनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। ये कंजम्पशन गुड भी खुद में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ड्यूरेबल और एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो पहले हम कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छा देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम अपने घर में टीवी लेकर आते हैं, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि हम टीवी आज लेकर आए और कल हमने हटा दी, या ऐसा भी नहीं है कि हम इन्वर्टर आज लेकर आए और वो 2 दिन बाद बेकार कर गया, यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया और ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स तो हैं, कंज्यूमर गुड्स इन द सेंस कंजम्पशन तो उनकी हो रही है, घर पे हमारे आए हुए हैं और यूज़ हो रहे हैं प्रॉपर, लेकिन दिक्कत क्या है? ये इनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है। टीवी 10-10 साल चल जाती है, 5-5 साल चल जाती है। इन्वर्टर हमारे यहाँ 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है लेकिन वो अल्टीमेट कंजम्पशन ही हो रहा है, उनका भी वियर एंड टीयर हो रहा है, उनको भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मेंटेनेंस चाहिए होती है। ठीक है, रिन्यूअल उनका चाहिए होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दीज आर लॉन्ग लास्टिंग गुड्स। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन गुड्स का सब पार्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो अभी हमने देखा, छोटे छोटे चीज़ें जो तुरंत की तुरंत पेरिश हो जाते हैं। जैसे सब्ज़ी लेकर आए हम, वेजीज़, तो वेजिटेबल्स जैसे ही हम लेकर आएंगे वो तुरंत हम कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ही बिस्किट्स लेकर आए, तुरंत हमने यूज़ कर लिया, खा लिया, है ना, राइट? तो ये जो बिस्किट हो गया, जो ये फूड आइटम्स हो गए जितने भी, ये सारे के सारे हम इनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स में रखते हैं या फिर इनको पेरिशेबल नेचर में रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फोटोग्राफ विच यू कैन सी। ड्यूरेबल्स में हमने देखा है साइकिल और ये माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर है, जबकि यहाँ नॉन ड्यूरेबल में हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है? ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, ब्रश है, कोलगेट टूथपेस्ट है। तो ये सारे जो टूथपेस्ट एंड एवरीथिंग है, ये सब नॉन ड्यूरेबल का पार्ट है, और जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है वो दो ड्यूरेबल का पार्ट है। लेकिन दोनों ही ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों ही कंजम्पशन गुड्स ही हैं। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कौन से? फाइनल गुड्स हैं, राइट? ठीक है, अब यही फाइनल गुड्स में हम एक और कैटेगरी देखेंगे विच इज़ द कैपिटल गुड्स। तो हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया? फाइनल गुड्स का पहला क्लासिफिकेशन कंजम्पशन गुड्स और दूसरा क्लासिफिकेशन है कैपिटल गुड्स, राइट? दिस इज़ द क्लासिफिकेशन, कीप दैट इन माइंड। तो फाइनल गुड्स हमने क्या पढ़ा था? वो गुड्स जो कि इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो चुके हैं, इकोनॉमिक फ्लो से वो बाहर हैं, ऐसे गुड्स को क्या बोला जाएगा? फाइनल गुड्स। तो अब ये कैपिटल गुड्स क्या हैं? कैपिटल गुड्स भी इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये एक तरह से अभी प्रोडक्शन में। अच्छा, एक और चीज़ कि फाइनल गुड्स हैं ये, नंबर 1, दूसरा इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो चुके हैं, नंबर 2, एंड नंबर 3 कि ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रहे हैं। मतलब कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो कंसेप्ट पढ़ा था फाइनल गुड्स का, वो तीनों चीज़ें ये फ्लो में, वो तीनों चीज़ों को ये फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्यों इनको कैपिटल गुड्स बोला जा रहा है, फिर इनको कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कैपिटल इज़ द की वर्ड हियर। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इन द सेंस कि ये गुड्स जो है किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, कीप दैट इन माइंड। खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये हेल्प कर रहे हैं किसमें, किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में। और एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में किसी न किसी तरह की मशीनरी चाहिए होती है, और ये जो भी मशीनरी होती है ये क्या होती है, ये सब की सब कैपिटल गुड्स ही होती हैं। मशीनरी कभी ट्रांसफॉर्म होती है खुद से? नहीं होती है। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद से पार्टिसिपेट करती है? नहीं करती है, लेकिन वो प्रोडक्शन में ज़रूर मदद करती है। ठीक है, इसलिए ये कैपिटल गुड्स का पार्ट होती है, जो कि होती फाइनल गुड्स हैं। कीप दैट इन माइंड। तो टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स, ये सब क्या हैं, ये सब कैपिटल गुड्स का पार्ट हैं। ये एग्जाम्पल से याद कर लीजिएगा, ये एज सच क्वेश्चन सीधे सीधे इनसे बन के आ जाते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा अब बस एक डिफरेंस और देख लेते हैं कि कैपिटल गुड्स और अभी हमने जो दूसरी एक चीज़ देखी थी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस बस इतना है, देखिए दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब दोनों ही लंबे टाइम तक चलते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं। दोनों ही मेंटेनेंस चाहिए होती है दोनों को, दोनों एक टाइम के बाद में रिप्लेस होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वो इकोनॉमिक फ्लो के बिल्कुल बाहर है, मतलब वो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जबकि कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में मदद कर रहे हैं, और ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मदद नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। रेस्ट इनके नेचर बहुत कुछ सिमिलर होता है। ठीक है, दिस इज़ द ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने फाइनल गुड्स का पढ़ा। अब हमने देखा था कि हमने बताया था आपको कि जब हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे तो हमने पहले फाइनल गुड्स पढ़े थे, एंड सेकेंड इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अच्छा, ये कंसेप्ट पढ़ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको नेशनल इनकम जब हम पढ़ते हैं तो इन कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब नेशनल इनकम में जाकर अभी हमें सब की सब अप्लाई वहाँ पर हो जाएंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, अभी हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन में मदद करते हैं लेकिन खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, राइट। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं खुद भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब कि ये जो है ये खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है। हम शुगर लेकर आते हैं, एक बेकरी वाला है, ठीक है, एक बेकरी शॉप है, वो शुगर लेकर आएगा, ठीक है, और वो मिल्क भी लेकर आएगा, है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएगा। फिर ये सब प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करेगा, मिल्क को, शुगर को, और भी 2-3 चीज़ें, इन सब से वो बनाएगा केक, राइट। ठीक है, और फिर वो केक को सेल करेगा अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो कि कंज्यूम कर लेगा। तो बताइए इसमें इंटरमीडिएट गुड क्या होगा। इंटरमीडिएट गुड यहाँ पर ये सब होगा, शुगर, मिल्क एट्सेट्रा, जो चीज़ें ये सब खुद ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और केक को बनाने में, मतलब एक फाइनल गुड बनाने में मदद कर रही हैं, और वो फाइनल गुड फाइनली जाकर कंज्यूम हो रहा है, राइट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉटन और यार्न का एग्जाम्पल लें, तो यार्न जो है, मतलब जो हमने धागा बनाया था, उस धागे से हमने आगे जाकर क्या बनाया, कॉटन का क्लॉथ बनाया, और फिर उस क्लॉथ से क्लोथ्स बनाए, और फिर उस क्लोथ्स को जाकर मार्केट में सेल कर दिया, कंज्यूम हो गया। तो ये जो धागा है, ये जो क्लॉथ है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कीप दैट इन माइंड। एक चीज़ जो याद रखने वाली होगी इसमें, जो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें मैं लिखा नहीं है, दैट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इनको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं यूज़ करते हैं। ये हम देखेंगे आगे चल के कि क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और कॉमन कंज्यूमर गुड्स में, कि इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या फिर फाइनल गुड्स भी हम इनको बोल सकते हैं। कि हम जो है, एक बेकर जो है उसने सॉल्ट ख़रीदा और फिर उससे ब्रेड बनाई,
और उसके बाद उसने ब्रेड को सेल कर दिया, और फाइनल गुड क्या होगा, यही सॉल्ट जब हमने ख़रीदा और हम घर जाकर इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कीप द एग्जाम्पल्स इन माइंड, जितना एग्जाम्पल्स रखेंगे दिमाग में उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। लेट्स मूव अहेड। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, ये क्या होता है? बहुत ईजी है, सिंपल सा अंडरस्टैंड करना कि फ़्लो क्या होता है। अगर हम वाटर देखें, रिवर वाटर, तो वो फ़्लो करता रहता है, राइट, ठीक है। और स्टॉक क्या होता है? लेक का पानी देखा है, झील का पानी, झील का पानी हमेशा ही स्टैटिक रहता है, ठीक है। बस इस छोटा सा एनालॉजी को समझिएगा, इकोनॉमी में इसको यूज़ करना है। तो हमें क्या करना होता है स्टॉक्स में कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए आज की डेट हो गई 31, आज 20 तारीख हो गई, ठीक है। तो आज ये 20 तारीख को किसी प्रोडक्शन एंटरप्राइज में, किसी प्रोडक्शन यूनिट में या किसी इंडस्ट्री में कितना सामान या फिर कितने यूनिट सामान रखा है, मान लीजिए 100 यूनिट आज के दिन सामान है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उसकी इन्वेंट्री होगी। तो ये जो बोलेंगे इसको बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल, है ना। और फ्लो वेरिएबल क्या होगा? फ्लो वेरिएबल होगा जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होगा। तो जैसे ही मुझसे कोई पूछेगा कि आप मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल अगेन, इंडिया की जीडीपी, ठीक है। तो इंडिया का ग्रोथ कोई बोलता है 8%, तो क्या ये 8% कुछ मतलब बनाता है? नहीं, ये कोई मतलब नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये 8%, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये 8% जो ग्रोथ हुई है, ये एक महीने में हुई है या एक साल में हुई है या 5 साल में हुई है या 10 साल में हुई है। तो जैसे जैसे ये टाइम पीरियड हमको पता चलेगा, उसी हिसाब से ये ग्रोथ जो है वो मेजर करेगा। मतलब अगर एक महीने में ग्रोथ रेट पकड़ी है, मतलब इट इज़ वेरी फास्ट। 5 साल 10 साल में पकड़ी है तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्लो। तो ये एक रिलेटिव कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या इन्वेंट्री है, क्या सामान है हमारे पास में, उसको बोलते हैं स्टॉक। और जो पीरियड ऑफ टाइम में होता है उसको बोलते हैं फ्लो। तो इसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, मतलब इसकी चीज़ें की कंसेप्ट्स कौन कौन से लगते हैं फ्लो में और स्टॉक में, वो सीधे एग्जाम क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तो इनकम, आउटपुट और प्रॉफिट, ये तीनों फ्लो वेरिएबल है। जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम पूछेंगे एक महीने में प्रॉफिट कितना हुआ या 10 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम ये बता देंगे कि 100 रुपये है, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि किसके रेफरेंस में, कोई एक रेफरेंट होना चाहिए। वैसे ही इनकम भी हम जब पूछते हैं तो 10,000 रुपये बता दी इनकम। अब 10,000 रुपये बताओ तो भाई एक महीने की है कि 15 दिन की है कि एक साल की है, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि ये कम है या ज़्यादा है, राइट। तो ये जो फ्लो है ये हमेशा पीरियड ऑफ टाइम में होता है और इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं कंसेप्ट, इनकम, आउटपुट एंड प्रॉफिट। जबकि जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है और इसमें हमारी जो इन्वेंट्री है और जो मशीन है वो सारी हमारी इसमें स्टॉक वेरिएबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा सोच के कि जब फ्लो में ही चेंज है, स्टॉक में ही चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा? स्टॉक में चेंज क्या होगा? स्टॉक में चेंज ऑब्वियसली हो रहा है, तो चेंज का मतलब है कि ये फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली है कि स्टॉक में चेंज कितना हो रहा है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो वो एक फ्लो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलर कॉन्सेप्ट। एक और एक हम अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस पे बेस्ड है, बट वी कैन डिस्कस इट टुडे। और आपको लगेगा कि अरे लास्ट लेक्चर में तो ये सब डिस्कस नहीं हुआ था, बट विल अप्लाई लॉजिक हियर। तो क्वेश्चन है, ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क्स इन मैनुअल वर्क इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेड कॉलर वर्कर वर्क्स इन माइंस, गोल्ड कॉलर वर्कर इज इंक्लूडेड इन्वॉल्व इन क्विनरी सेक्टर। आप याद करिए क्विनरी सेक्टर क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। पिंक कॉलर वर्कर एक लो पेड जॉब सर्विस सेक्टर में। तो वैसे हमने देखेंगे, आप सोचेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में जिसने अटेंड किया होगा उसने देखा होगा कि ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर, पिंक कॉलर ये सब तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। बट
हमने रेड कॉलर वर्कर का नाम ज़रूर लिया था और उसका हमने डिस्कस किया था वहाँ पर कि जो लोग फील्ड में मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। जबकि यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, वर्क्स इन माइंस। तो मतलब कि सिर्फ एक ये ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड। तो अगर हम एलिमिनेट कर दें 2, 2 एंड 2 तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, ओनली सी ऑप्शन बचेगा। मतलब कि 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, जो कि आप याद कर लीजिएगा कि ब्लू कॉलर वर्कर्स मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, गोल्ड कॉलर जो क्विनरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं मतलब हाई क्लास हाई स्किल्ड नॉलेज सेक्टर में जो काम करते हैं, एंड पिंक कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो सर्विस सेक्टर में लो पेड जॉब्स में होते हैं, जैसे लाइब्रेरियन की जॉब या फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स। ये सब जो जॉब्स होती हैं ये लो पेड पिंक कॉलर जॉब्स होती हैं। तो ये और लेकिन रेड कॉलर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। तो इवन इफ़ यू डोंट नो कि बाकी सारे क्या हैं, अगर आपको एक भी पता होता और लॉजिक अप्लाई करते तो यू सी यू कैन एलिमिनेट इट एंड you can easily get the answer, reach to the answer. So that's all for now. Hope you like it. If you like it, please do like, share and subscribe. Thank you so much.